एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं स्कोलियोसिस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस की बात करी थी और नेक्स्ट हमारा जो है स्कोलियोसिस। तो सबसे पहले जब हमने काइफोसिस की बात करी थी तो उसमें क्या हो रहा था, फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही थी, जहाँ तक आपको याद है। लॉर्डोसिस में क्या हो रहा था कि बैकवर्ड बेंडिंग हो रही थी, और यहाँ पे साइड वाइज, स्कोलियोसिस में साइड वाइज या लेटरल बेंडिंग होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो नॉर्मल स्पाइन होती है वो हमारी स्ट्रेट नज़र आती है फ्रॉम बिहाइंड, लेकिन स्कोलियोसिस के केस में जो स्पाइन होती है वो एस शेप की या सी शेप की नज़र आती है। ठीक है, और ये एक साइड पे लीन कर रही होगी या फिर एक साइड पे बैंड होगी। ठीक है, कर्व जो हो सकता है वो राइट में हो सकता है या लेफ्ट में हो सकता है, यानी कि इस तरफ से भी स्पाइन झुक सकती है या फिर इस तरफ से भी झुक सकती है, यानी कि या तो साइड वाइज बेंडिंग में आपका राइट साइड बेंडिंग हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड बेंडिंग हो सकता है। ठीक है, और ये अफेक्ट करती है हमारे थोरैसिक वर्टेब्री को या फिर लंबर वर्टेब्री को। ठीक है, जो स्कोलियोसिस होता है मेनली हमारा थोरैसिक या लंबर वर्टेब्रा को इफेक्ट करता है, जबकि लॉर्डोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि वो लंबर या सर्वाइकल वर्टेब्रा को इफेक्ट करता है। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो स्कोलियोसिस क्या हो, एक डिफॉर्मेटिव कंडीशन है हमारे बैकबोन की, जिसमें स्पाइन जो होता है वो साइड टू साइड कर्व हो जाता है। यानी कि इसमें देखो आप, एक नॉर्मल स्पाइन दिख रही है, एक सेकेंड, ये नॉर्मल स्पाइन दिख रही है जो कि मिड लाइन में होती है, लेकिन हमारी स्कोलियोसिस के केस में ये लेटरल साइड में हो जाती है, यानी कि साइड वाइज बेंडिंग हो जाती है। तो राइट में हो सकती है या तो लेफ्ट बेंडिंग हो सकती है हमारे स्पाइन की, तो उसको हम बोल देते हैं स्कोलियोसिस। राइट, तो इसमें सेम लिखा हुआ है कि ये क्या है, डिफॉर्मेटिव कंडीशन है हमारे बैकबोन की, जिसमें हमारी स्पाइन जो होती है वो साइड टू साइड कर्वी हो जाती है, और ये कर्व जो होता है वो 10 डिग्री का या फिर उससे ज़्यादा का हो सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स की। तो टाइप्स क्या होते हैं हमारे स्कोलियोसिस के। तो देखो, जो पहला होता है हमारा इन्फेंटाइल इडियोपैथिक स्कोलियोसिस होता है, जिसमें 0 to 3 ईयर्स के बच्चे डायग्नोज किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इन्फेंटाइल से समझ में आ रहा है कि 0 to 3 ईयर्स के बच्चे होंगे। जुवेनाइल इडियोपैथिक स्कोलियोसिस क्या होता है, 4 to 10 ईयर्स बच्चों में डायग्नोज किया जाता है। और एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस जो होता है वो 11 to 18 ईयर्स के बच्चों में डायग्नोज किया जाता है। ठीक है, फिर होता है फोर्थ हमारा कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस, यानी कि स्पाइन फेल कर जाता है अगर एंटीनेटल पीरियड में ही, तो हम उसको कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस क्या होता है, यानी कि किसी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से स्कोलियोसिस अगर बच्चे में हो रहा है तो उसको हम न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस बोलते हैं। फिर जो 6 नंबर पर होता है वो हमारा सिंड्रोमिक स्कोलियोसिस होता है, यानी कि जैसे मॉर्फन सिंड्रोम या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर किसी अंडरलिंग सिंड्रोम की वजह से स्कोलियोसिस हो रहा है बच्चे के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोमिक स्कोलियोसिस। तो कितने टाइप के होते हैं हमारे, 6 टाइप के स्कोलियोसिस होते हैं। एक तो हमारा होता है इन्फेंटाइल इडियोपैथिक स्कोलियोसिस जो कि 0 to 3 ईयर्स वाले बच्चों में पाया जाता है। जुवेनाइल इडियोपैथिक स्कोलियोसिस जो कि 4 to 10 ईयर्स के बच्चों में पाया जाता है। एडोलेसेंट यानी कि 11 to 18 ईयर्स ओल्ड वाले बच्चों में पाया जाएगा। कॉन्जेनाइटल यानी कि स्पाइन अगर फेल कर गई है एंटीनेटल पीरियड में, वो नॉर्मली डेवलप नहीं हुई है, तो उसको बोलेंगे कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस। और न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस कब होता है, जब स्पाइनल कॉर्ड या मस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से अगर स्कोलियोसिस हो जाता है तो उसको न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस बोलते हैं। सिंड्रोमिक स्कोलियोसिस कब बोलते हैं, जब किसी अंडरलिंग सिंड्रोम जैसे कि मॉर्फिन सिंड्रोम या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से स्कोलियोसिस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सिंड्रोमिक स्कोलियोसिस। ठीक है, अब देखते हैं कॉजेज। तो एग्जैक्ट कॉज या नहीं नोन है, इसलिए हमने बार बार इडियोपैथिक लगाया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉज हमारा अनोन है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, यानी कि सेरेब्रल पैल्सी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर हुई है तो हो सकता है। इनहेरिटेड कंडीशन, किसी इनहेरिटेड कंडीशन की वजह से हो सकता है। अगर लेग लेंथ में डिफरेंस है तो भी साइडवाइज बेंडिंग हो सकती है, दैट मीन्स कि स्कोलियोसिस हो सकता है। कोई इंजरी, इन्फेक्शन या ट्यूमर है बच्चे को तो भी ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है। डायग्नोसिस में ऐसा कुछ खास नहीं करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ आप एक्सरे करा सकते हैं, MRI एंड CT स्कैन कराएंगे, आपको पता चल जाएगा अगर स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है तो। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चे के अंदर, तो अनइवन हाइट रहेगा और पोजीशन ऑफ द हिप। ठीक है, हाइट जो होगी अनइवन होगी, दैट मीन्स कि शोल्डर अगर आपको ऐसा दिख सकता है, या फिर हिप जो होगा ये नॉर्मल पोजीशन में दिखने की वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल या अनइवन हाइट दिखेगी। ठीक है, फिर अनइवन हाइट ऑफ द शोल्डर, शोल्डर का हाइट, शोल्डर ब्लेड का हाइट अनइवन दिख सकता है, यानी कि बराबर ये ना दिख के ये ऐसे दिख सकता है, टेढ़ा थोड़ा सा बेंड। फिर लेंथ ऑफ द आर्म्स आपके दिख सकते हैं लंबे या फिर छोटे, एक हाथ लंबा दिखेगा एक हाथ छोटा, यानी कि लेंथ आप जब मेजर करोगे तो वो अनइवन होगा। हेड जो होगा वो सेंटर्ड नहीं होगा, एक साइड पे झुका हुआ होगा क्योंकि साइड वाइज बेंडिंग हो रही है। हेयरी पैचेस या डिम्पल्स देखने के मिल सकते हैं चाइल्ड के बैक पे।
ठीक है, यानी कि डिम्पल उसमें भी आपको स्पाइना बाइफिडा वाले केस में मेनिंजोसील में नज़र आ रहा था, वैसे डिम्पल छोटा सा दिखने के लिए मिल सकता है। रिब हम्प या स्मॉल बम्प देखने के लिए मिल सकता है चाइल्ड के बैक पे। पेन या स्पास्टिसिटी हो सकती है लोअर एक्सट्रीमिटी में, यानी कि लेग्स में। स्टिफ या शॉर्ट नेक हो सकता है स्पाइन का। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ हैंड, आर्म एंड फीट दिख सकते हैं। हियरिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। ब्लैडर या किडनी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। और प्रॉब्लम विद बोन्स, मसल या जॉइंट भी हो सकता है इन केस ऑफ स्कॉलियोसिस। ठीक है, अगर बच्चे को स्कॉलियोसिस है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है एज अ कॉम्प्लिकेशन। बैक प्रॉब्लम या अपीयरेंस में प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, वो मिलती है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, मैनेजमेंट में के लिए क्या कर सकते हैं, ब्रेसिंग कर सकते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट में हम टॉडलर का और चिल्ड्रन का और जो हमारे एडोलेसेंट होते हैं उनका अलग अलग मैनेजमेंट करते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में पहले टॉडलर या चिल्ड्रन का देखेंगे। तो हम पहला मेथड जो यूज़ करते थे वो ग्रोइंग रॉड्स थे। ये इम्प्लांट करते थे हम टेम्पररीली और अटैच कर देते थे इसको स्पाइन में थ्रू स्क्रू का यूज़ करके स्पाइन से अटैच कर देते थे। और स्पाइनल कर्वेचर को ये क्या करता था, कंट्रोल करता था ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, फिर एवरी 6 मंथ में हम क्या करते थे, इन रॉड्स की लेंथ को बढ़ा देते थे। ठीक है, लेंथन करते थे स्मॉल इंसीजन के थ्रू और ताकि चाइल्ड की स्पाइन ग्रो करती रहे। ठीक है, तो ग्रोइंग रॉड्स जो मेथड था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट था स्कॉलियोसिस का, उसमें क्या करते थे हम ग्रोइंग रॉड्स को फिट करते थे स्पाइन के अंदर थ्रू स्क्रू। इसमें क्या करता था, ये कंट्रोल करता था हमारे स्पाइनल कर्वेचर को जो भी बच्चा बड़ा हो रहा है तब। फिर रॉड को लेंथन कर देते हम एवरी 6 मंथ स्मॉल इंसीजन के थ्रू और चाइल्ड की स्पाइन को ताकि वो ग्रो करता रहे। फिर इससे भी अच्छा मेथड आया हमारे पास मैग्नेटिक एक्सपेंशन कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या करते थे, एडजस्टेबल ग्रोइंग रॉड सिस्टम हम अप्लाई करते थे। ठीक है, लगाते थे बच्चे के स्पाइन के अंदर। ठीक है, और ये रॉड की लेंथ जो थी वो हम मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू कंट्रोल कर सकते थे विदाउट इंसीजन, यानी कि बार बार जो हम 6 मंथ में इंसीजन करके रॉड की लेंथ बढ़ा रहे थे इन केस ऑफ ग्रोइंग रॉड्स, तो इसमें ये नहीं करना पड़ता था। हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम होता था जिससे कि हम रॉड की लेंथ को पीरियोडिकली टाइम टू टाइम बढ़ा घटा सकते थे। ठीक है, अब जो हम थर्ड मेथड यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एक्सपेंशन थोरैकोटॉमी। इसमें क्या होता है, टाइटेनियम के रिब्स यूज़ करते हैं जो कि एक्सपेंडेबल होते हैं, ये बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी अंडर डेवलप्ड चेस्ट अगर बच्चे का होता है तो उसमें यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेंसिबल थोरैकोटॉमी होती है ये क्या होती है, चेस्ट वॉल को एक्सपेंडेड रखती है और रूम क्रिएट करती है ताकि हमारे जो भी टॉडलर या चिल्ड्रन हैं उनका लंग्स भी ग्रो करता रहे साथ में और स्पाइन हमारी स्ट्रेट ग्रो करे। ठीक है, यानी कि एनाटॉमी उसकी करेक्ट रहे। फिर अगर एडोलेसेंट वाले बच्चे में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि समझ में आया होगा आपको। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर हमने टॉडलर और चिल्ड्रन का देखा तो उसमें हमने क्या यूज़ किया, सबसे पहला मेथड ग्रोइंग रॉड था। सेकेंड हमने यूज़ किया मैग्नेटिक एक्सपेंशन कंट्रोल सिस्टम। थर्ड मेथड हमारा था एक्सपेंशन थोरैकोस्टॉमी। ठीक है, एडोलेसेंट के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुकी होती है कम्प्लीटली स्पाइन की। तो हम इसमें क्या करते हैं, स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी, क्योंकि अब हमें रॉड को लेंथन करने की या फिर एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ग्रोथ हो चुका होता है कम्प्लीटली स्पाइन का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी करते हैं। सो आई होप सो कि टॉपिक समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।